रहीम पटेल साहब प्रेसिडेंट HDPI गुलबर्गा का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज तक हम जिस हक से महरूम रहे, आजादी हासिल करके महकूम रहे, वोटों से तकदीर जगाई औरों की, बदले में मायूस हुए मगमूम रहे। अब नई गलती को दोहराए भारत में, आओ कुछ एहसास जगाए भारत में, अब नई गलती को दोहराए भारत में। एक मुलाकात आपके साथ में ये 4था हमारा एपिसोड है। तो आज हमारे शहर गुलबर्गा के मशहूर शख्सियत आली जनाब अब्दुल रहीम पटेल, प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन HDPI स्टेट के लीडर भी हैं और साथ ही HDPI ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट भी है। हम हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा में के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चंद सवालात पूछे जाएंगे और सवालात भी तीखे पूछे जाएंगे, ताकि लोगों के जहन में बहुत कन्फ्यूज़न में है। जब भी HDPI की बात की जाती है तो लोग उसको अलग एंगल से देखते हुए नज़र आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर कुछ गुफ्तगू की जाएगी, कुछ सवालात पूछेंगे, तो उम्मीद है कि आप उसके जवाब दे देंगे। शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहले आपको हम हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से मुबारकबाद देंगे कि आपने जो पहला कदम ग्राम पंचायत में, इससे पहले भी रखे थे शायद, ये बार का जो आपने कदम रखा है बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ा है। तो सबसे पहले हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं। ग्राम पंचायत की जब बात करते हैं, क्योंकि अभी सब में ज़्यादा कर्नाटक में तो ज़्यादा सीटों से आपकी पार्टी कामयाबी के उरूज पे है, लोग देखते रह जा रहे हैं कि HDPI आखिर इतना आगे बढ़ी कैसे। तो लोगों में ये कन्फ्यूज़न में है कि इससे पहले भी ग्राम पंचायत में मेंबर को ठहरा कर दिया गया था, मगर इस बार ज़्यादा मेंबर आने की वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब का, जो आपने आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया है। मैं आपके जो भी सवाल है इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपका जो पहला सवाल था कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को 2020 के जो ग्राम पंचायत में जो बेहतरीन रिज़ल्ट आए हैं उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है 2015 से लेकर 2020 तक जो हम लोगों ने लोगों के बीच में रहकर जो काम किया है, लोगों ने उसे सराहा है, उसे अप्रिशिएट किया है, और हम लोगों ने जो वादा कर लोगों के पास गए थे उसको पूरा किया है। 2010 में जब पहली मरतबा हम ग्राम पंचायत इलेक्शन लड़े थे, हमारे पास सिर्फ 39 सीट्स थे। फिर जब 2015 में जब इलेक्शन लड़े हम 73 सीट जीते। उसके बाद जब 2020 में अब तीसरी मरतबा जब इलेक्शन लड़े, अब 225 सीट से ज़्यादा जीते हैं। मतलब 300 गुना से ज़्यादा का आलम हम लोग हमारे सीट्स के नंबर आए हैं। इसकी वजह यही है, जब हम जो बात कर रहे हैं वो ज़मीनी सतह पर उसको पूरा किए हैं। लोग उसको एक्सेप्ट कर हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को और पार्टी के जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भरोसा कर हमें जिताया है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमने बोला है वो करके दिखाया है, इसलिए लोगों ने हमें इस तादाद से वोट कर हमें जिताया है। ग्राम पंचायत में ये 2020 में जो आपकी काफ़ी सारी सीटें भी आई है, इससे पहले क्या आपने ग्राम पंचायत में मेंबर को क्या नहीं ठहरा किया था? पिछली मरतबा मतलब जितनी मरतबा आपने ठहरा किया है, मगर इस बार का रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, तो पिछली मरतबा क्यों रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि पार्टी जो काम नहीं कर रही थी? नहीं, वैसा नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक अलग तरह की पॉजिटिव पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास रखती है। हम लोग उसी जगह कैंडिडेट ठहराते हैं जहां पर हमारा कैडर बेस हो, जहां पर हमारी ज़मीनी सतह पर वर्किंग कमिटीज़ हो, ब्रांच कमिटीज़ हो, वार्ड कमिटीज़ हो। उसके अलावा अनजान जगह हम इलेक्शन कैंडिडेट कंटेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इलेक्शन जीतने का मतलब क्या, पैसा उसमें डालना है। जी जी। बिना पैसे के क्या वोट कोई नहीं करता। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नोट फॉर वोट नहीं लेती। तो हम इसीलिए क्या हम पूरा भरोसा हमारे HDPI के जो कैडर्स हैं, वार्ड कमिटीज है, जो काम किए हैं,
पास्ट सालों में, तो उसको बताकर हम वोट पूछते हैं, ना कि पैसा देकर। इसलिए हम बहुत कम जगह ठहरते हैं, वरना सब जगह ठहराने में क्या हर्ज है। दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज के हम कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं ये बेसिस पे कि उसके पास कितना पैसा है और वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर कर वोट खरीद सकता है। लेकिन एसडीपीआई वो नहीं देखती। एसडीपीआई क्या देखती, किस वार्ड में हमारा कैडर है और वो लोग वो वार्ड में काम करे नहीं करे, क्योंकि उसी बुनियाद पर हम वोट पूछते हैं, पैसा देकर नहीं। इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ सीट्स जो हम डालते हैं वो लिमिटेड होता है, और जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं, हमारा जब एक्सपेंशन होता है अलग अलग वार्ड में हम जाते रहते हैं। इससे पहले भी हम 2015 में भी हम कंटेस्ट किए थे, उस टाइम पे 73 सीट्स जीते थे। काम करते करते आस बाजू के लोग जब हमें पहचाना शुरू करें, हमारे पास मेंबरशिप बने, कैडर्स बने, तो उसके बाद इस बार बहुत ज़्यादा सीटों पे लड़ाकर हम ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब रहे। अच्छा, एक सवाल ये है कि कर्नाटक में अब ग्राम पंचायत में रख ही लिया है, क्या कर्नाटक में आपका कोई कॉर्पोरेटर भी है? हमारे अब तक 30 कॉर्पोरेटर हैं आज की डेट में। बेंगलोर में है, शिमोगा में है, शाहपुर आपके बाजू गुलबर्गा के जो बाजू में शाहपुर है वहाँ हमारे 2 कॉर्पोरेटर्स हैं, और मंगलूर में है, पुत्तूर में है, बंतवाल में है, उल्लाल में है, और चामराजनगर में इस बार हम 7 कॉर्पोरेटर्स जीतने में कामयाब रहे हैं, और कोडगु में है जी। कर्नाटक के अलग अलग जो जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन मुसलमान है ज़्यादातर, वहाँ पर क्या नाम हमारे एसडीपीआई के कॉर्पोरेटर से अब तक अब फिलहाल आज की डेट में 30 कॉर्पोरेटर्स हैं हमारे जी। बाद लोगों का कहना है कि एसडीपीआई मुसलमानों की पार्टी है, दूसरी कम्युनिटी को नुमाइंदगी नहीं देती, अगर ये नुमाइंदगी देती भी है तो बहुत कम, इसमें कहाँ तक दुरुस्त है? ये सही बात है कि एसडीपीआई के जो लीडर्स हैं, जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल और जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल के जो लीडर्स हैं, और ये जो पार्टी को बनाने वाले मुस्लिम्स हैं, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ना उसमें शर्म वाली बात है। हमारा एक माइंडसेट क्या हो गया है कि जब भी मुसलमान का जब नाम आता है या कोई चीज़ मुसलमान शुरू करते हैं तो उसको कम्युनल एंगल में सामने वाले देखते हैं, और हम मुसलमानों में भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पैन इंडिया पैन स्टेट नहीं बना सकते। सिर्फ मुसलमान को वोट कर सकता है, बल्कि जो हमारी जो सोच है इसको बदलने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज काम कर रही है। आज एसडीपीआई में जो चलाने वाले हो सकता है मुसलमान, लेकिन हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, क्रिश्चियंस के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसीज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, हमारे जितने भी जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उसमें से कम 20% से ज़्यादा दलित और ओबीसी कैंडिडेट्स को हमने जिताया है। और इसके अलावा भी जो हम इश्यूज़ लेते हैं, दलितों के इश्यूज़ लेते हैं, फार्मर्स के इश्यूज़ लेते हैं, क्रिश्चियंस के इश्यूज़ लेते हैं, तो हो सकता है कि लीडरशिप मुसलमानों के क़ियादत में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों की पार्टी है। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मुसलमानों में, ये निकालना है कि अगर मुसलमान अगर पार्टी का हेड है तो ये सिर्फ मुसलमानों की है। जितने भी मुसलमान, ये जो एसडीपीआई को छोड़कर जितने भी जो नाम लेवा जो सेक्युलर पार्टीज हैं, उनके प्रेसिडेंट्स पूरे हिंदू है। क्या वो हिंदू की पार्टी हो गई क्या? जेडीएस है, वक्कलीगा क्या वक्कलीगा की पार्टी हो गई क्या? बीजेपी में ज्यादातर लिंगायत है, क्या लिंगायत की पार्टी हो गई क्या? समाजवादी में पूरे यादव, क्या यादव की पार्टी है? हम उसको सेक्युलर पार्टी मानते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान अपनी कोई पार्टी चलाता है उसको लेबल देते हैं कौन? मुसलमानों के दुश्मन। लेकिन मुसलमान खुद एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उनकी बात सही समझता है, जो कि गलत है। एक सवाल और कर लेता हूं कि अब जो एमएलए है उनके बारे में क्या ख्याल है? लोग नाराज हैं उनसे कि बहुत सारी शिकायत हर एरिया से आ रही है कि मैडम है काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मैडम के लोग नाराज है मैडम काम नहीं कर रहे बोलकर। देखिए, लोग उनको काम करने की बुनियाद पर या काम करने के वजह से उनको एमएलए नहीं बनाए। गुलबर्गा नॉर्थ के लोग उनको एमएलए इसलिए बनाए बीजेपी नहीं आना बोलकर, सिर्फ यही मकसद था उनको एमएलए बनाने का, और वो मकसद पूरा हुआ। अगर अब जब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मैडम काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो लोगों के ऊपर सवाल होना चाहिए, आप किस बुनियाद पर उनको एमएलए बनाए? आपका बुनियाद ये था कि बीजेपी के एमएलए ना, वो पूरा हो गया, अब फिर सवाल करने वाले तुम, तो इसलिए सवाल अपने खुद से करो, ये मेरा एक काम है। दूसरा, ये उम्र में मैडम
अगर खमर साहब को अगर मालूम होता कि मैडम एक पॉलिटिकली क्या बोलते हैं सियासतदान थे, तो अपने हयात में ही मैडम को स्टेजेस पे लाना, एक फुल टाइम पॉलिटिशियन की तरह उनको चेहरा बनाते थे। खमर साहब जाने के बाद गुलबर्गे के कुछ दानिश्वर तबकात जो रूलिंग क्लास कहते हैं, अपनी जो पावर है अपने पास रखने के लिए, अपने मफाद के लिए मैडम को जाकर ज़बरदस्ती रेडी कराए, मैडम को बेंगलुरु से गुलबर्गा ये लोग लाए। अब यही लोग मैडम के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बहुत हंसी का सवाल है, किसके ऊपर हंसना है, किसके ऊपर सवाल उठाना है, ये समझ में नहीं आ रहा। आप मैडम को बीजेपी नहीं आना बोल के जिताए हैं, वो काम आपका होगा, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते आप, ये मैं कहता हूँ। और मैडम काम कर रहे नहीं कर रहे वो हम सबको मालूम है क्या है उसका। यानी लोगों के जहन में बैठा हुआ था कि बीजेपी नहीं आना, जी बीजेपी नहीं आना, इसी बिना पर मैडम को लाया गया है। वो काम हो गया है, अब उनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते काम क्यों नहीं कर रहे, वो आप उसके लिए नहीं लाए। अगर आप काम की बुनियाद पे लाते तो फिर आप दूसरे कैंडिडेट को लाते थे, क्योंकि आपके पास दूसरे ऑप्शंस थे। लेकिन आप सिर्फ बीजेपी नहीं आना बोल के बोले, आपका मकसद पूरा हो गया, अब आप वो सवाल नहीं करना। आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ सिर्फ एहतजाज व मजहर करना ही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? बहुत सही बात है। डेमोक्रेसी में दो चीज होते हैं, एक गवर्नमेंट एक अपोजिशन। जब तक ये दोनों रहेंगे डेमोक्रेसी रहेगी। अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट है तो स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। अगर आपका अपोजिशन नहीं है तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। जो आज हिंदुस्तान की, जो इंडिया की जो हालात है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। आज जो सेंट्रल में जो बैठी मोदी गवर्नमेंट है, जो आरएसएस बैक्ड जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रही है। मतलब अपोजिशन ही नहीं रहना, कोई उनके खिलाफ कोई एहतिजाज ही नहीं करना है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तो हम डेमोक्रेसी पे मानने वाले हैं। हम बोलते हैं कि अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट है तो स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए उसको काउंटर करने के लिए। आपसे पूछना ये था कि ये बात है कि कुछ महीने बाद पार्टी के लीडर के घरों पर धावा पड़ता है और कभी लीडर को गिरफ्तार भी किया जाता है, और ये पार्टी के लोग जो हर मुद्दे पर जब भी कोई बिल पास होता है या कोई भी अगर मजलूम पर जुल्म होता है तो पार्टी के जो जिम्मेदार हैं वो रोड पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी स्ट्राइक करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? डेमोक्रेसी की खूबसूरत है। डेमोक्रेसी में यही है ना, पहले क्या था, इंडिया डेमोक्रेसी में आने से पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, उससे पहले राजा महाराजा का रूल था। तो राजा महाराजा का रूल और ब्रिटिश रूल में क्या सिमिलरिटी थी? मतलब आपका कोई अपोजिशन ही नहीं था। जो सरकार, अंग्रेजी सरकार जो फैसला करते थे उसको मानना पड़ता था, चाहे वो सही हो गलत हो। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट कोई रूल निकालती है, अगर अवाम को लगता है कि गलत है, तो अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज है रोडों पर आकर, उसके एक डेमोक्रेटिक राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि अगर वो जो बिल है, अगर वो जो कानून है लोगों के खिलाफ है, तो उसके लिए आप प्रदर्शन करें। तो वो काम हम पार्टी क्यों, और भी पार्टी है ना, आप ही की पार्टी क्यों? मतलब वही तो है ना, अफसोस की बात यही है, स्ट्रांग अपोजिशन अब इंडिया में नहीं है। कांग्रेस हम बोलते हैं जो 100 साल से पुरानी पार्टी है, आज वो अपोजिशन का रोल नहीं निभा रही है। दूसरे जो रीजनल पार्टीज है, जैसे कि कर्नाटक में जेडीएस है, उत्तर प्रदेश में बीएसपी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, ये अपोजिशन पार्टीज हैं। ये जमीन पे नहीं उतरते, लोगों के ऊपर जब जुल्म होता है, काले कानून होता है, ये खामोश रहते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। डेमोक्रेसी में क्या है, जब गवर्नमेंट रहती है तो अपोजिशन भी होना चाहिए। ये बैलेंस करके जो जाने वाली चीज का नाम डेमोक्रेसी है। हम ये जो एसडीपी मानती है कि हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हम एक सही अपोजिशन पार्टी का किरदार हमें निभाना है। इसलिए जब भी कोई गलत कानून होता है, जब भी कोई गलत बात होती है, तो हम डेमोक्रेसी का पूरा फायदा उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स दिया है उस काम करते हैं। अब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करते, वो उनकी लुकआउट है, वो गलत बात है। परसों एक नारा लगा था, तो वो नारा लगा था तो सीधा निशाने एसडीपीआई पे ही लगाया गया था। हाल ही की बात बता रहा हूँ। तो उसमें डायरेक्ट एसडीपीआई को ही टारगेट क्यों बनाया गया है?
सिर्फ यही वाक़या नहीं, हर जो वाक़या जो कर्नाटक में या पूरे देश में हो रहा है उसको बीजेपी और आरएसएस एसडीपीआई को निशाना बनाते हैं हर जगह। सीए एनआरसी को आप अमित शाह को पूछिए, कौन है ये पूरे इंडिया में सीए एनआरसी का जो शाहीन बाग चलाने वाले, वो एसडीपीआई का ही नाम लेंगे। इवन जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, एक बीजेपी के लीडर्स और कुछ मीडिया वाले ने भी कहा इसको एसडीपीआई फंड कर रही है, एसडीपीआई के लोग उसको चला रहे हैं, एसडीपीआई के कैडर्स वहां पर मौजूद है। और हर जगह जब भी कोई क्या बोलते हैं लोगों के लिए जब भी आवाज उठाते हैं तो वहां पर क्या एसडीपीआई को मिलाते हैं। तो हम बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने ही किया है, लेकिन जितना आप समझ रहे हैं हम उतने पावरफुल नहीं है कि सीधा हर चीज में काम कर सके। तो हमारी जितनी कैपेसिटी है, जो लिमिटेशंस है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। हम फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, सीए एनआरसी के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा हम ही कर रहे हैं ये गलत बात है। जो लोग मिलकर कर रहे हैं उनको अब डिस्क्रेडिट कर जैसा होता, पूरा हमारे को क्रेडिट दे जैसा होता। लेकिन इल्ज़ाम लगाना जिसे कहते हैं आप, हम समझते हैं वो इल्ज़ाम नहीं, हमारे लिए वो एक एजाज है, हमारे लिए वो एजाज है। तो इसलिए हम वो डायरेक्शन में लेकर हम और आगे काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम है एसडीपीआई को बदनाम कर उसको बंद करना और हम उनको खामोश करना। लेकिन हम उनके जो पत्थर हमें फेंकते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन जो हमें कराते हैं, उसमें और हम ताकतवर हो रहे हैं और अल्लाह ताला हमें और सब्र दे रहा है और हमें मजबूत कर रहा है, हमारे कैडर्स को, लीडर्स को, और हमें कामयाबी मिल रही है। जो आप उज्जैरी का जो मंगलूर का जो वाक़या बताए हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छे वोट्स लेकर बहुत ही अच्छे सीट्स हम उज्जैरी में जीते हैं जी। वहाँ पर एसडीपीआई के जिम्मेदारान खुशी का माहौल मनाते हुए एसडीपीआई जिंदाबाद जब बोल रहे थे, क्योंकि आरएसएस चड्डीवादी के लोग में हर उनके दिल और दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान चलते रहता है जी। हम एसडीपीआई जिंदाबाद बोले तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद सुने, तो उनके आरएसएस ग्रुप में स्टार्ट करे, हमारा वीडियो निकालकर उसको डॉक्टर कर उसके साथ छेड़छाड़ करके उनके ग्रुप्स में चलाना शुरू करे। चलाने के बाद कुछ कन्नड़ा मीडिया है जो उनकी गोदी मीडिया है जी। उन्होंने क्या करा, एसडीपीआई ने पाकिस्तान प्रो स्लोगन्स लगाए। मेरा सवाल है, हम पाकिस्तान प्रो स्लोगन्स क्यों लगाएंगे? हम पाकिस्तान को तो नापसंद करते हैं, नापसंद करके ही इंडिया में रह गए। अगर पाकिस्तान को पसंद करते तो हम जब भी जाते थे 1947 में, इंडिया का आज का मुसलमान पाकिस्तान को नापसंद कर इंडिया को पसंद करके यहाँ पे रह रहा है। हमारे बाप दादाओं ने पसंद कर इंडिया में रहा है बाई चॉइस, हम लोग भी रह रहे हैं। हम उसको जिंदाबाद क्यों करेंगे? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है, एक वो क्या बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टेट है। हम वैसे और इंडिया का एनिमी स्टेट है। इंडिया का पाकिस्तान और चाइना एक एनिमी स्टेट है, हम उसकी कई तरफदारी करेंगे? ये सरासर गलत है। जब दूसरा वीडियो आया जी, उसमें क्लियरली ये बीजेपी आरएसएस के लोग उन्होंने एक्चुअल में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। वो वीडियो भी आया, सोशल मीडिया पे भी चला, और वो वीडियो को लेकर हम लोगों ने एफआईआर करने का एफआईआर के लिए भी गए थे पुलिस स्टेशन को, प्रोटेस्ट भी किए, और एसपी का जो ऑफिस है, एसपी ऑफिस चलो बोल के हमने प्रोटेस्ट भी निकाला है। अब तक ना एफआईआर रजिस्टर हुआ वो बीजेपी के लीडर्स के कैडर्स के खिलाफ, ना कोई अरेस्ट हुआ। सिर्फ खाली झूठी खबर पर एसडीपीआई के लीडर्स को अरेस्ट भी किए, जेल में भी डाले। तो बोलने का मकसद ये है, गलत न्यूज़ के ऊपर भी एसडीपीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर हमारे को अरेस्ट करते हैं। उनके ऊपर साबुत होने के बावजूद भी नो एफआईआर नो अरेस्ट। अब फिर लोखत के आलम क्या बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वो उस तरह का मामला फिलखत चल रहा है। कुछ लोग एसडीपीआई के बारे में कहते हैं कि ये पार्टी नारेबाजी और जुलूस और एहतजाज की वजह से ही जिंदा रहना चाहती है। ये कहाँ तक दुरुस्त है? एसडीपीआई दो तरह की सियासत करती है, एक एजिटेटिव पॉलिटिक्स और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। जब भी इलेक्शन आता हम इलेक्शन लड़ते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक। जब इलेक्शन नहीं रहता तो हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्या करना चाहिए? दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो लीडर्स कब जिंदा होते हैं? इलेक्शन जब डिक्लेयर होता है जब ही चलते। ये बारिश के मेंढक के जैसे हैं, जैसे बारिश गिरता मेंढक जैसा निकलता नहीं। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होता, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, अलान फलान जितने भी लीडर्स हैं बारिश के पड़ने के बाद निकलते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के साथ साथ एजिटेटिव पॉलिटिक्स करती है। एजिटेटिव पॉलिटिक्स का मतलब जब इंतखाबात नहीं है, इलेक्शन नहीं है,
हम 24/7 365 डेज ज़मीन पे रहते हैं। अब ज़मीन पे रहने के बाद जब पब्लिक के इश्यूज रहते हैं, ऑब्वियसली आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता, धरना करना पड़ता, मेमोरेंडम देना पड़ता, हाँ, गवर्नमेंट के खिलाफ जाना पड़ता। अगर गवर्नमेंट के साथ हम चलेंगे तो फिर आवाम की आवाज़ कब उठाएंगे? तो इसलिए क्या आलम, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मशहूर हो चुकी है, खाली प्रोटेस्ट की पार्टी है। हम उसको फ़ख्र मानते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी का वो एक हिस्सा है, वरना डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, प्रोटेस्ट और अपोजिशन नहीं रहा तो। जी, आपकी पार्टी हर मामले में बीजेपी की ही क्यों टारगेट बनाती है? यानी आपकी पार्टी हर मामले में बीजेपी को ही टारगेट क्यों बनाती है? और भी पार्टी है इस तरह, बीजेपी हुकूमत जब किसी दबाव में रहती है तो आपकी पार्टी के लीडर के खिलाफ छापा मारना शुरू कर देती है। क्यों बीजेपी का आपकी पार्टी के साथ साजबाज यानी ताल्लुकात तो नहीं, ऐसे लोगों का मानना है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? सेंट्रल में किसी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। जी। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? जाहिर सी बात है। तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं रहोगे, कांग्रेस के खिलाफ और जेडीएस के खिलाफ प्रोटेस्ट थोड़ी करेंगे। जब सिद्धरामैया गवर्नमेंट थे, जब भी हम प्रोटेस्ट करें, सिद्धरामैया मुर्दाबाद बोले। इवन जब खमरुल इस्लाम कांग्रेस के एमएलए थे, सबसे पहला खमरुल इस्लाम को मुर्दाबाद बोलने वाले हम लोग थे, एसडीपी। नहीं तो गुलबर्गे में किसकी मजाल थी एसडीपी के खमरुल इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाले, हम उनका पुतला तक जलाए। जो गवर्नमेंट में रहता है, जो पावर में रहता है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं अगर कोई गलत काम आवाम के लिए हुआ तो। अब क्योंकि बीजेपी और सेंट्रल में दोनों बीजेपी है, इसलिए ज़्यादातर प्रोटेस्ट उनके खिलाफ होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं। जो गवर्नमेंट पावर में रहती है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। बीजेपी हुकूमत कृषि कानून लेकर आई है, इसके फायदे भी उनके लीडर बयान कर रहे हैं कि इससे नुकसान नहीं होगा, इससे फ़ायदा होगा। जबकि किसान तकरीबन कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि जो बिल लाया गया है उस बिल को रिजेक्ट किया जाए। किसानों का ये धरना जो इतने दिनों से कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, इंडिया की डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट होता है उसका काम क्या होता है, ऐसे ऐसे कानून लाए वक्त के हिसाब से जो लोगों के लिए मुफीद हो, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। और ये कानून अचानक नहीं ला सकते, डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस है। उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो अगर कोई बिल लाना चाह रही है, कुछ पॉलिसीज़ लाना चाह रही है, तो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर्स बिल लाने वाले हैं, तो फार्मर्स के जो यूनियन है, फार्मर्स के जो एसोसिएशन है, उनके साथ बैठे, उनके साथ डिस्कस करें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या इश्यूज़ है, उसके बाद पॉलिसीज़ लाते हैं। वो पॉलिसीज़ लाने के बाद उसको चर्चा कहाँ करते हैं? पार्लियामेंट में। उसको चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट में दो है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। पहला लोकसभा में उसको डिस्कस करते हैं, वहाँ पास होने के बाद राज्यसभा में डिस्कस करते हैं, जिसको हाउस ऑफ सीनियर्स बोलते हैं, वहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर सिग्नेचर होने के बाद उसको कानून बनता है। ये एक डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है। यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट कौन से प्रोसेस को फॉलो किए बोलो? ये लॉ लाने से पहले कौन से किसान संगठनों से बात करी, किससे बात पूछकर ये लॉज लाई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ना किसानों से बात करी, ना कोई फार्मर्स के एसोसिएशन से बात करी, ना कोई टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करी, किसी से नहीं बात करके बिल लाई। बिल लाने के बाद लोकसभा में अपने मेजॉरिटी के बुनियाद पर, गुंडागर्दी के बुनियाद पर लोकसभा में पास करी। राज्यसभा में बीजेपी माइनॉरिटी है, वहां पे किस तरह से पास करी? वहां भी गुंडागर्दी से राज्यसभा में पास करी, क्योंकि सब जो छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज है सबके फाइल इनके पास है, उनको डराकर खामोश कराकर राज्यसभा में भी पास करी हो। तो जो डेमोक्रेसी का एक जो प्रोसेस होता है बिल लाने का, वो कोई चीज फॉलो नहीं करी। इसलिए आज किसान क्या है मालूम, जेन्युइनली उन्हें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ है बिल। उनको मालूम है एक 2 साल 3 साल के आलम ये बिल फायदे देगी, उसके बाद उनको नुकसान देगी। उनको मालूम है क्यों, ये बहुत जगह हुआ है। पंजाब में ही खुद कितने एमएलसी कंपनीज है जो फॉर एग्जांपल लेज है जो चिप्स बनाती है। आलू की जब फार्मर्स के पास इन्होंने जब फार्मिंग का जब कॉन्ट्रैक्ट लेकर किया है, एक रेट फिक्स करती है। एक रेट फिक्स करने के बाद आप उसी रेट में खरीदना है। अगर आलू का रेट मार्केट में अच्छा आया तो ये लोग नहीं लेते। क्यों? वहाँ पर क्वालिटी खराब है बोलते हैं, डिले प्रोडक्शन बोल के देते हैं, वो लेते नहीं, बाहर मार्केट से सस्ता उठाते हैं। हालांकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो
दूसरा रहता है। जब मार्केट में डाउन होता है, तो जब इनको और गिराकर इनके पास से पैसे लेते हैं। तो ये जो कानून है, किसान आज इंडिया देखिए एक एग्रेरियन कंट्री है। 70% यहाँ के इंडिया के लोग केवल एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है उससे कनेक्टेड है। इंडिया एक बैकबोन है, इंडिया का जो बैकबोन है फार्मर्स है। इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इंडिया का जो कृषि है कम से कम 5-6 हज़ार साल का फार्मर्स की जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, अब नहीं आई सो है। तो किसान हमारा बहुत होशियार है। हो सकता है थोड़ा स्कूल नहीं गया होगा, कॉलेज नहीं गया होगा, लेकिन उसको मालूम है, अबर देख के बोल सकता है कि वो कितना बारिश होगी, कब मौसम आएगा, क्या होगा। बीज को देख के बोलेगा कब इसका हमारे को फसल निकलेगी। इतना होशियार है हमारा। तो ये बिल के बारे में उसको पूरा पता है। ये बिल आने वाले दिनों में इनको नुकसान करेगी और इनके ज़मीनें छीने जाएंगे। ये गुलाम बनेंगे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का, बल्कि उनको मालूम है, इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फार्मर्स के इस एहतजाज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती है। आपने ग्राम पंचायत में तो तेजी के साथ कामयाबी भी हासिल की है। अब कॉर्पोरेटर का क्या इरादा है? तकरीबन अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसमें आपके क्या कैंडिडेट हर एरिया में, हर वार्ड में, अब तकरीबन गुलबर्गा में जितने वार्ड हैं, तो आपका क्या है कॉर्पोरेटर में? देखिए, गुलबर्गा में हम लोग लास्ट ईयर भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़े थे और अच्छे वोट्स भी हासिल करे थे हम। इस बार भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ेंगे और गुलबर्गे की आवाम बहुत ही बाशऊर है। लास्ट टाइम जब हम एमएलए इलेक्शन लड़े थे, लोगों ने ही कहा था हम आपको कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मदद करेंगे, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन लेवल से, लोअर लेवल से आप इलेक्शन लड़े, हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप अच्छी पार्टी है, अच्छा कैडर है और अच्छा एक विजन है आपका, और आप जिस वार्ड को जीतते हैं वहाँ पर अच्छा काम करते हैं, ये लोगों को मालूम है। तो लोगों ने खुद हमें कहा है कि आप कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा सीट ठहराइए। गुलबर्गा की आवाम हम आपके साथ हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि लोगों के लिए कौन काम कर रहे हैं। अब ये जितने भी एक्टिविस्ट अब जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, 6 महीने से चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शंस है। जो ही इलेक्शन होता है ये कहाँ गायब होते हैं, आपको भी मालूम है, मेरे को मालूम है। 2009 से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलसल गुलबर्गा के लिए काम कर रही है। अब हम ग्राम पंचायत में परसों 6 महीने पहले ही गए थे, फिर भी ग्राम पंचायत के गांव के लोग, रूरल बेल्ट हमें एक्सेप्ट करके हमें वोट दे के जिताई है। गुलबर्गा के लोग तो हमें 2009 से जानते हैं जी। और जब हम पावर में नहीं तो हम इतना काम कर रहे हैं उनके लिए, और उनको मालूम है अगर हम इनको कॉर्पोरेशन में भेजे, पावर में सेंटर्स को भेजे, इन्हें और ज़्यादा काम करते हैं बल्कि उनको मालूम है। तो इसलिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में हम इंशाल्लाह 55 वार्ड है कॉर्पोरेशन के गुलबर्गा में, ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में हम ठहराएंगे। मैं बोला था कि जहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है जी, वहाँ पर हम ठहराएंगे। चुप हर जगह ठहरा कर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, क्योंकि हम नोट फॉर वोट नहीं लेते। हम जिस वार्ड में काम किए हैं वो काम को बताकर, पार्टी के आइडियोलॉजी को दिखाकर और कैंडिडेट के चेहरे को दिखाकर क्या हम वोट लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हम ठहराने के मौकूफ में हैं। ग्राम पंचायत के जो मेंबर जो जीत कर आए हैं उनको किस तरीके से आप गाइड करेंगे कि अब तो गांव में जिस भरोसे पे उनको जिता कर लाई है, वहाँ पे मतलब किस तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे कि नेक्स्ट बार आप और आपके मेंबर और जीत कराना वहाँ से और सीट? देखिए, हमारे पास एक एसडी पे एक स्कूल जैसा है जी। यहाँ पर एजुकेशन हम देते हैं हमारे कैडर्स को, लीडर्स को। इवन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ग्राम पंचायत के, टीएमसी के, सीएमसी के, कॉरपोरेशन के, उनको वक्तन फरवक्तन उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन देते हैं कि वो ग्राम पंचायत में जाकर, वो कॉरपोरेशन में जाकर किस तरह से काम करें। क्योंकि जितने भी ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं पूरे नए हैं सियासत के लिए, फर्स्ट टाइम चुने गए हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम। तो इसलिए क्या हम उनको वर्कशॉप देते हैं। कल ही गुलबर्गा में जितने भी जो 15 ग्राम पंचायत के कैंडिडेट्स हमारे जीत के आए थे नॉर्थ कर्नाटका में, उनको कल 2 घंटे का वर्कशॉप दिया गया जी। उस वर्कशॉप में क्या ग्राम पंचायत क्या है, एक ग्राम पंचायत में बजट कैसे आता है, इसमें ग्राम पंचायत की मीटिंग कैसे चलती है, तुम्हारे इश्यूज को किस तरह से रखना है, ग्राम पंचायत का दायरा क्या है,
और आपका स्टेट गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स आते हैं ग्राम पंचायत को, आपका कल्याण कर्नाटका में क्या स्कीम्स हैं ग्राम पंचायत को रिलेटेड, इसको हम एजुकेशन दिए हैं। इसको ये एजुकेशन प्रोसेस खाली एक बार देकर छोड़ते नहीं, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में हम एजुकेट करते हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि वो ज़मीनी लेवल पर जाकर और ज़्यादा लोगों के लिए काम करें। जी, तो और एक बात पूछना चाहूँगा, जब वो ग्राम पंचायत का हो गया, कॉर्पोरेटर का हो गया, एमएलए का क्या इरादा है? अगर इरादा भी अगर बनता भी है तो क्या कहेंगे एमएलए के बारे में? हम लोग 2013 में भी इलेक्शन लड़ा था एमएलए जी, 2018 में भी लड़े, आने वाले 2022 में भी एमएलए लड़ेंगे, क्योंकि ये गुलबर्गा नॉर्थ जो है ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड असेंबली है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या मालूम पहला ये कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली हम जाकर गुलबर्गा साउथ में तो नहीं जीत सकते जी। हमें हमारी ताकत यहाँ पर दिखाना है। हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इस जैसे प्लेटफॉर्म को मजबूत करे। हम एसडी पे अगर मजबूत होगी तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिटी मजबूत होगी। हम अगर हमारे पूरे कर्नाटक में समझिए 4 या 6 या 10 एमएलए आएंगे तो हम ऑब्वियसली कोई सेक्युलर गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को तो नहीं करेंगे जी जी। तो अवाम को क्या मालूम ये सोचना चाहिए कि सिर्फ कांग्रेस और जेडीएस को जिताए तो सेक्युलरिज्म बाकी है, बीजेपी को हम काउंटर कर सकते हैं। ये जो सोच है कौम की, ये उसको चेंज करना है, अपनी ताकत बढ़ाना है। हम देखते हैं कांग्रेस को हम वोट देते हैं, क्या गारंटी है कांग्रेस के कैंडिडेट कब तक रहेंगे? हमारे जो मुस्लिम के एमएलए हम जिसको जिता के हैं उन्होंने बीजेपी में जा रहे हैं। रोशन बेग का ही एग्जांपल लीजिए, शिवाजी नगर में 40 साल मुसलमानों ने उनको वोट देकर एक एमएलए से मिनिस्टर बनाया। 40 साल के बाद क्या किया उन्होंने? बीजेपी में गए। दूसरा भी कांग्रेस के जेडीएस के कितने 22-20 के ऊपर जो कॉर्पोरेट एमएलए हैं बदल कर बीजेपी में गए। तो आपकी वोट की वैल्यू क्या रही? आप बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से जेडीएस को आप एमएलए बना रहे हैं, क्या गारंटी है वो लोग बीजेपी को नहीं जाते? लेकिन आपको मालूम है कि एसडीपी का जो जीता हुआ कैंडिडेट है, जीतने के बाद वो बीजेपी को नहीं जाता, ये तो श्योर है। और जीतने के बाद आपके लिए काम करेगा पूरा फुल फोकस होके। 224 में से 5 या 6 या 10 सीट अगर एसडीपी जीत रही है, बाकी की सीट में आप कांग्रेस और जेडीएस को जिताइए। आपका सेक्युलर पार्टीज भी जीत रहे हैं और आपकी खुद की ताकत, खुद का प्लेटफॉर्म भी मजबूत हो रहा है। ये सोच और समझ कौम को आना है। जिस दिन ये सोच और समझ आएंगे इंशाल्लाह एसडीपी के एमएलए भी होंगे, एमपी भी होंगे, जो फुल फोकस होकर क्या कम्युनिटी के लिए, पिछड़े तबकात के लिए काम कर सकेंगे। सोच और समझ की आप बात कर रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है जब भी इलेक्शन आता है तो बीजेपी का नाम लेकर, हालांकि बीजेपी का नाम लेकर लोगों को डराया जाता है कि अगर इनको वोट नहीं देंगे या फला पार्टी को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी की हुकूमत आएगी तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो बार बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ सही बात है, अगर वोट कम हो जाएंगे तो बीजेपी की हुकूमत आएगी। तो इलेक्शन के टाइम में मेरा बोलना ये मतलब है, जब भी इलेक्शन आता है तो पब्लिक को कंफ्यूजन किया जाता है डरा कर बीजेपी का नाम लेकर। आखिर लफ्ज़ बीजेपी जब भी कोई जब सामने बात करता है तो लोग डर जाते हैं। तो डर के मारे तो कोई कांग्रेस को वोट डालता है, कोई जेडीएस को वोट डालता है, कोई ना जाने और कोई पार्टी को वोट डालता है। देखिए ये खौफ की जो राजनीति है इसको बंद करना होगा। कब तक मुसलमान खौफ खाएगा बीजेपी और आरएसएस का? कब तो भी एक डर का निकलना है ना। 70 साल पहले जंग हमारे बाप दादाओं को जनसंघ से डराते थे जी। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये लोग जो बनाए थे जनसंघ, उनको डराते थे। उसके बाद अब हमें बीजेपी से डराते हैं। ये कांग्रेस वाले भी अपने ही हैं, अगर कोई गैर होता तो बात समझ में आती। बहुत ही सही कहा, हमारे ही है। और ये लोग कौम के इंटरेस्ट में नहीं करते, अपनी इंटरेस्ट के लिए करते हैं। कौम से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कौम को डरा कर, खौफ में रखकर अपन पावरफुल होना चाहते हैं। जितने लोग भी बीजेपी आती इनको सपोर्ट करो, बीजेपी आती इनको सपोर्ट करो जो बोलने वाले हैं, जब बीजेपी का सही में जुल्म होता है ये लोग आते हैं क्या? चलो कांग्रेस आती है क्या? चलो जेडीएस आती है। कब कौन से मुस्लिम इश्यूज के ऊपर कांग्रेस और जेडीएस काम करी मेरे को बताइए। तो क्यों हम बीजेपी से डर कर क्या हम इनको वोट देते हैं? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नौजवान है अब ये समझ चुका है।
अब वो बीजेपी का जो डर दिखाकर जो सेक्युलर पार्टीज हमें बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, ये समझ चुका है। अब क्या आलम आने वाले दिनों में डरने वाला नहीं है। ये डट कर क्या आलम बीजेपी के आंख में आंख डालकर इसके साथ लड़ने के लिए, इसके साथ चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हो चुका है। ये खुद का प्लेटफॉर्म मजबूत कर बीजेपी के साथ क्या बोलते हैं पॉलिटिकली इसको चैलेंज करने की ताकत रख रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो डर और खौफ की जो राजनीति है ये ख़त्म होगी। और एसडीपी का नारा भी है, आप हमारे बैनर्स में देखे होंगे, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी हमारा नारा है। वही खौफ मिटाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2009 से काम कर रही है पूरे देश भर में। हम धीरे धीरे ये खौफ जो है ये मिटाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, इंशाल्लाह और उम्मीद है और ज़्यादा कामयाब होंगे। अब लास्ट में ये बात कहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी एसडीपीआई पार्टी की तरफ से? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक सेक्युलर पार्टी है जी। ये हमारा माइंडसेट चेंज करना होगा। क्यों मुसलमान एक सेक्युलर नहीं हो सकता क्या? सबसे बड़ा हम हमारे ऊपर ही सवाल करते हैं। जब एक वक्कलिगा देवगौड़ा एक सेक्युलर पार्टी रख सकता है, लिंगायत अपनी एक सेक्युलर पार्टी बना सकते हैं, यादव एक अपनी सेक्युलर पार्टी बना सकते हैं, कुर्मी अपनी सेक्युलर पार्टी बना सकते हैं। इंडिया में कम से कम 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। कितने? हर छोटी से छोटी जात, बड़ी से बड़ी जात के खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ है। हम उनको कम्युनल नहीं बोलते। जैसे मुसलमान कोई अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है उसको कम्युनल बोलते हैं। गैर तो छोड़े, हमारे खुद के लोग वो एक मोटे चश्मे से देखते हैं। तो ये सोच निकालना है। इंडिया में मुसलमान सेक्युलर है, सेक्युलर था और रहेगा। तो हमें क्या आलम वो जो कम्युनल जो एंगल से देखते हैं उसको निकालना होगा। मुसलमान भी एक सेक्युलर पार्टी चला सकता है बोलकर हमें प्रूव करना है। और क्योंकि हम जानते हैं कि मुसलमान के डीएनए में है इंसाफ करना, अदल करना, और मुसलमान के डीएनए में है कि हुकूमत करना। इंशाल्लाह इंडिया को हम ही एक अच्छी हुकूमत दे सकते हैं, एक अच्छी सेक्युलर हुकूमत दे सकते हैं। हमारे असलाफ ने दिया है, 800 साल हमने चलाया है, हमारी हिस्ट्री रह चुकी है, डीएनए में हमारे हुकूमत, तो हमें वापस उसको करना है। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको निकालना है। आज न कल इंशाल्लाह हम इख्तिदार में आने वाले हैं।